बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। हम लोग जब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल हम लोग स्टडी कर रहे थे, सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस हम लोग स्टडी कर रहे थे, तो हमने एक चीज़ डिस्कस की थी। हमने कहा था कि जब आपका सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट जो है जब फॉर्मली अप्रूव्ड हो जाता है, ठीक है, जब आप लोग फिजिबिलिटी स्टडी कंडक्ट कर लेते हैं और वो अप्रूव हो जाती है, तो उसके बाद हम लोग प्लानिंग स्टार्ट करते हैं या प्रोजेक्ट को इनिशिएट करते हैं। ठीक, तो आज के लेक्चर में हम थोड़ा फिजिबिलिटी स्टडी को देख लेते हैं। फिजिबिलिटी एनालिसिस है क्या, क्यों करते हैं हम लोग, इसकी ज़रूरत क्या है, क्यों ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कब करनी चाहिए, प्रोजेक्ट के स्टार्ट में करनी चाहिए, मिड में करनी चाहिए, एंड में, ये सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। Feasibility analysis. Feasibility analysis is conducted to find out whether the proposed system is possible, affordable and acceptable. Feasibility study हम लोग कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले कंडक्ट करते हैं ताकि हम चेक कर सकें कि आया ये सिस्टम जो है, जो हम सिस्टम बना रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, जो प्रोजेक्ट हम बनाने का सोच रहे हैं, ये पॉसिबल है या नहीं है, अफोर्डेबल है या नहीं है, एक्सेप्टेबल है या नहीं है। पहले देख लेते हैं कि पॉसिबिलिटी से क्या मुराद है, अफोर्डेबिलिटी से क्या मुराद है, एक्सेप्टेबिलिटी से हमारी क्या मुराद है। चलिए वन बाय वन पहले इसको देख लेते हैं कि व्हाट डू वी मीन बाय पॉसिबल, अफोर्डेबल एंड एक्सेप्टेबल। पॉसिबल मीन्स हम उसे जो गिवन हमारी रिसोर्सेज हैं, हमारी टेक्नोलॉजी है, जो अवेलेबल टेक्नोलॉजी है, उसमें रहते हुए बना सकते हैं या नहीं बना सकते, दिस इज पॉसिबिलिटी। एक प्रोजेक्ट है जो बहुत अच्छा और प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत ज़्यादा अच्छा है और आप लोगों को कमांड भी है, आप लोगों के पास नॉलेज भी है, स्किल्स भी हैं, लेकिन वो टेक्नोलॉजी आपके पास नहीं है, तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू। या एक प्रोजेक्ट है, उससे रिलेटेड आपके पास एक्सपर्ट्स नहीं हैं, तो अगेन नॉट पॉसिबल। फॉर एग्जांपल कोई मीडिया का प्रोजेक्ट है, फाइन, और कहा जाता है कि सी पैक पे टाइम लैप्स बना के दें, और आपको पता है इस तरह की वीडियोस जो हैं इनके लिए काफ़ी ज़्यादा पे किया जाता है, लेकिन अब उस टाइम लैप्स के लिए आपको जो कैमरास चाहिए वो आपके पास नहीं है, तो आप वो नहीं बना सकते, ठीक है, क्योंकि वो वीडियोस आप आम कैमरास से तो नहीं बना सकते। तो पहली चीज़ तो ये आ गई कि फिजिबिलिटी स्टडी में हम ये चेक करते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है, प्रपोज प्रोजेक्ट, प्रपोज सिस्टम, प्रपोज सॉफ्टवेयर, वो पॉसिबल है या नहीं है, कि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी, वो रिसोर्सेज हैं या नहीं है। अफोर्डेबिलिटी मीन्स कि आप लोग विद इन गिवन टाइम एंड कॉस्ट आप वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आप लोगों को एक प्रोजेक्ट दिया जाता है और आप लोगों को कहा जाता है कि 1 मंथ में इसको करके देना है, जबकि उस प्रोजेक्ट पे मिनिमम भी 6 to 8 मंथ्स लगने हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट, तो वो अफोर्डेबल नहीं है आपके लिए, या जो है कॉस्ट बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही है। तो हम लोगों ने टाइम और कॉस्ट कंस्ट्रेंट्स को चेक करना होता है कि हमारे लिए अफोर्डेबल है या नहीं है ये प्रोजेक्ट, और एक्सेप्टेबल है या नहीं है, कि जो हमारा यूज़र है ना, जिसने यूज़ करना है वो सॉफ्टवेयर, उसको एक्सेप्टेबल है या नहीं है, उसके यूज़ का है या नहीं। फॉर एग्जांपल जैसे देखें, अब जितने भी बड़े ब्रांड्स होते हैं वो पहले फिजिबिलिटी स्टडी कंडक्ट करते हैं, फिर वो उस एरिया में आते हैं, क्योंकि अगेन यूज़र को भी आपने देखना होता है। पहले ये चीज़ें नहीं होती थी और उसमें फिर अक्सर प्रोजेक्ट्स फेल भी कर जाते थे। अब मोस्टली प्रोजेक्ट्स की फेलियर रेट जो कम हुआ है, उसमें रीज़न ये भी है कि अब फिजिबिलिटी एनालिसिस जो है ये थोड़ा ट्रेंड में आ रही है। लोग अब पहले प्रॉपर स्टडी करते हैं कि ये प्रोजेक्ट, ये सिस्टम हमें यहाँ पे लेके आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई क्लोथिंग ब्रांड है, कोई फुटवेयर से रिलेटेड ब्रांड है, तो उसका जो इस्लामाबाद का कस्टमर होगा वो उसकी रिक्वायरमेंट्स और तरह की हैं। कुछ प्रोडक्ट्स होंगे जो इस्लामाबाद के यूज़र के लिए एक्सेप्टेबल होंगे, वो यूज़ करता होगा, लेकिन वही आप फॉर एग्जांपल बाटा, आप
इस्लामाबाद के बाटा को देख लें, हरीपुर के बाटा को देख लें, लाहौर के बाटा को देख लें, तो प्रोडक्ट्स आपको वैरायटी थोड़ी डिफरेंट नज़र आएगी, बिकॉज इट्स अबाउट द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द यूज़र। जो कस्टमर जिसने वो चीज़ें ख़रीदनी हैं उसकी एक्सेप्टेबिलिटी की बात है। KFC आप देखें इस्लामाबाद में है, लाहौर में है, तमाम बड़े शहरों में, लेकिन उतना सक्सेसफुल वो हरीपुर, मानसेरा, एबटाबाद साइड नहीं रहा। इवन एबटाबाद बहुत ज़्यादा टाइम लगा इन ब्रांड्स को स्टेबल होने में, और स्टिल वो रिस्पॉन्स नहीं है जो इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में है। सो हम फिजिबिलिटी स्टडी में हम लोग चेक करते हैं कि हमारा जो प्रपोज सिस्टम है वो पॉसिबल है या नहीं है, अफोर्डेबल है या नहीं है, एक्सेप्टेबल है या नहीं है, और इसकी बेसिस पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोगों ने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है या नहीं करना है, सिस्टम के ऊपर काम करना है या नहीं करना। इसमें फिजिबिलिटी एनालिसिस में सारे फाइनेंशियल, पॉलिटिकल, सोशल और टाइम जो कॉन्स्ट्रेंट्स हैं उस पर हमारा फोकस होता है। फिजिबिलिटी स्टडी हमेशा प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले की जाती है और तभी इसका फ़ायदा होता है। अगर आप लोग फिजिबिलिटी स्टडी किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर देते हो तो इसका आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, बाद में ऑब्वियसली करने का तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। फिजिबिलिटी स्टडी हम लोग क्यों कंडक्ट करते हैं? जब भी हम लोगों ने सिस्टम में कोई चेंज लेके आना होता है, पहले ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट्स थे, कोई फास्ट फूड की चेन लेके आना चाह रहे थे जहाँ पे टेक अवे की फैसिलिटी हो, जहाँ पे होम डिलीवरी की फैसिलिटी हो, जहाँ पे सेल्फ सर्विस हो। कोई भी चेंज जब हम सिस्टम में लेके आना चाह रहे होते हैं तो हम लोग उसके लिए फिजिबिलिटी एनालिसिस करते हैं, और फिजिबिलिटी एनालिसिस में, ये फिजिबिलिटी स्टडी में हम लोग मेक श्योर करते हैं कि इसके जो हैं एडवांटेजेस क्या क्या हैं, इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं, उसकी बेस के ऊपर फिर डिसाइड होता है कि ये हमने प्रोजेक्ट करना है या नहीं करना है, ये सिस्टम हमने लेके आना है या नहीं लेके आना है। ठीक, तो फिजिबिलिटी स्टडी जो है उसका क्या क्या पर्पस है हमारे पास? नीड एनालिसिस में हम लोग देखते हैं कि जो हम चेंज लाना चाह रहे हैं, जो हम सिस्टम लाना चाह रहे हैं, उसकी ज़रूरत क्यों है। और नीड एनालिसिस कंडक्ट करते वक्त हमारे पास डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिनकी बेस के ऊपर हम नीड एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले है सीकिंग बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन ऑन द ऑर्गेनाइजेशन, के जो भी वो ऑर्गेनाइजेशन है उसका हम बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन लेते हैं। हम देखते हैं कि वो किस इंडस्ट्री से बिलोंग करती है। फॉर एग्जांपल हमने KFC की बात की तो हम लोग देखते हैं कि वो किस इंडस्ट्री से, वो फूड इंडस्ट्री से बिलोंग करती है। ठीक है, उससे रिलेटेड हम लोग सारे इंफॉर्मेशन लेते हैं। हम लोग देखते हैं कि उस तरह की और कितने केसेस उस एरिया में उस तरह की और चीज़ें हुई, और हम लोग उनकी वीकनेसेस, स्ट्रेंथ और वो सारी चीज़ें स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से मैकडॉनल्ड्स एबटाबाद में आया तो उन्होंने फिजिबिलिटी स्टडी ऑब्वियसली कंडक्ट ही होगी, उसमें उन्होंने नीड एनालिसिस देखा। नीड एनालिसिस में उन्होंने उसी इंडस्ट्री से रिलेटेड, फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड पहले जो फास्ट फूड चेन्स आई हैं एबटाबाद में उनको स्टडी किया होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल उन्होंने KFC को स्टडी किया, AFC को स्टडी किया, और जितने वहाँ पे इस तरह के नाम हैं उनको स्टडी किया होगा। उन्होंने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए, क्या क्या इश्यूज आए, वो सारा जितना भी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है वो वहाँ उन्होंने ली। इस तरह के पहले जो प्रोजेक्ट्स हो चुके हैं एबटाबाद में उनमें क्या क्या इश्यूज आए थे, उनकी क्या क्या वीकनेसेस थी, सिस्टम किस तरह से काम कर रहा था, डिटेल इंफॉर्मेशन हम उस पर लेते हैं। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग करंट इश्यूज टू बी टैकल, और अब के जो इश्यूज होते हैं जो आपने हैंडल करने होते हैं वो आप स्टडी करते हो। अच्छा, ये तो हो गया, पुराने प्रोजेक्ट्स हो गए। अब इश्यूज क्या हैं हमारे पास और उनको कैसे हैंडल करना है। फॉर एग्जांपल ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, एबटाबाद में, स्पेशली समर्स में। अब तो विंटर्स में भी बहुत होती है क्योंकि विंटर्स में बहाना होता है कि जी बर्फ़ पड़ रही है, समर्स में गर्मियों का बहाना होता है। तो पहले ये होता था कि समर्स में, अब जो है वो विंटर समर्स दोनों में एक ही सिचुएशन होती है, तो ट्रैफिक का बहुत बड़ा इशू है।
अब हमने जब सीकिंग बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन ऑन ऑर्गेनाइजेशन में जब हमने कहा कि हम ना उस तरह के जो पहले प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको हम लोग डिटेल में स्टडी करते हैं, तो हमें पता चला कि KFC क्योंकि GT रोड पे ऐसी लोकेशन पे था जहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है, बिल्कुल जैम कर जाती है ट्रैफिक और गाड़ियाँ 2-2 3-3 घंटे वहाँ पे खड़ी रहती हैं। तो हमें यहाँ से पता चल गया कि इशू क्या है और हमने उसे टैकल कैसे करना है कि ऐसी लोकेशन हम लोगों ने सेलेक्ट करनी है जहाँ पे ट्रैफिक इशू भी ना हो और जहाँ पे और सेकेंडली क्या चीज़ हो कि जितने भी ट्रैवलर्स हैं ना उनका वहाँ से गुजरना भी ज़्यादा हो, लोकेशन ऐसी होनी चाहिए। फाइन। थर्ड हम क्या करते हैं कि हम जो यूज़र की प्रोफाइल है उसको अंडरस्टैंड करते हैं, जिसने हमारा वो सिस्टम यूज़ करना है या जिस पे हमारे सिस्टम के इम्पैक्ट्स होंगे, हमने उसको डिटेल में स्टडी करना है, उसको हमने अपने यूज़र को अंडरस्टैंड करना है। जितना हम यूज़र को अंडरस्टैंड करेंगे उतना इश्यूज़ को भी टैकल करने में हमें हेल्प आउट होगा। तो सबसे पहले हमने नीड एनालिसिस देख लिया कि नया सिस्टम लेके आने की ज़रूरत क्या है। हम लोगों ने उसके लिए नीड एनालिसिस में हमने जितनी भी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन थी वो ली, हमने करंट इश्यूज़ को स्टडी किया और हमने यूज़र प्रोफाइल चेक की कि हमारा यूज़र क्या है, हमारे सिस्टम का इम्पैक्ट किस किस पे होगा और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इस पे लोअर लेवल से लेके हाई लेवल तमाम यूज़र्स को हमने देखना है कि किस किस पे हमारे प्रोजेक्ट का इम्पैक्ट होगा। उसके बाद कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे जो सिस्टम आप लोग लेके आ रहे हैं इकोनॉमिकली इसका क्या बेनिफिट है, कितना बेनिफिशियल है ये इंडस्ट्री के लिए। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग अल्टरनेटिव्स को एवेलुएट करते हैं, ठीक है, हम डिफरेंट अल्टरनेटिव्स को एवेलुएट करते हैं। उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके पास डिफरेंट आप अल्टरनेटिव्स के साथ आते हो। उसी एग्जाम्पल को लें कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा, ठीक, उसके लिए डिफरेंट अल्टरनेटिव्स के साथ टीम आएगी और उसमें से जो बेस्ट वन होता है वो आप सेलेक्ट करते हो, जो ज़्यादा फिजिबल होता है, जिस पे कॉस्ट कम होती है, जो जिसमें बेनिफिट्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो फिर इनको बैलेंस करना पड़ेगा कि कहीं पे कॉस्ट ज़्यादा लेकिन बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा हैं, तो मे भी आप उसको सेलेक्ट करो। तो ये तो हो गया कि हम लोग फिजिबिलिटी स्टडी क्यों कंडक्ट करते हैं, हम लोग नीड एनालिसिस के लिए कि ज़रूरत क्यों है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के लिए कि कितना बेनिफिशियल है, इकोनॉमिकली कितना फ़ायदा है। अगर एक चीज़ का फ़ायदा ही नहीं है तो उसको क्यों किया जाए। कई दफ़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के बाद पता चलता है कि इसका तो प्रॉफिट ही इतना ज़्यादा नहीं है। पहले प्रोजेक्ट क्यों फेल होते थे कि डायरेक्ट हम लोग डेवलपमेंट स्टार्ट कर देते थे, डायरेक्ट जो है बिजनेस स्टार्ट कर दिया, स्टडी किया ही नहीं कि इस प्रोजेक्ट से हमें कितना फ़ायदा हो सकता है। इन्वेस्टमेंट आप लोगों ने इतनी ज़्यादा कर दी जबकि जो इन रिटर्न आपको आ रहा है वो बहुत कम है, तो ऐसे प्रोजेक्ट को करने का फ़ायदा तो ना हुआ। और फिर हम लोग अल्टरनेटिव्स की एवेलुएशन के लिए कि हमारे पास ये अल्टरनेटिव्स हैं और इसमें से जो बेस्ट वन है वो हमने पिक करना है, इसके लिए हम लोग फिजिबिलिटी स्टडी कंडक्ट करते हैं। अब हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं फिजिबिलिटी स्टडी की। टेक्निकल फिजिबिलिटी होती है, इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी होती है, लीगल फिजिबिलिटी होती है। वन बाय वन हम सबको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज़ इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। इकोनॉमिक फिजिबिलिटी आपकी जो प्रोजेक्ट है इकोनॉमिक फिजिबिलिटी में हम लोग जितनी भी आपके सिस्टम के ऊपर जो भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, आपका सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट है, तो उस पे जो भी डेवलपमेंट और इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट होगी वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं और इसके साथ साथ जो भी बेनिफिट्स उस सॉफ्टवेयर सिस्टम प्रोजेक्ट की वजह से होंगे वो हम कैलकुलेट करते हैं। अगर आपकी जो कॉस्ट है वो कम है आपके बेनिफिट से तो हम कहते हैं कि आपकी इकोनॉमिकली फिजिबल है ये सिस्टम, और अगर कॉस्ट ज़्यादा है तो फिजिबल नहीं है, ठीक। इकोनॉमिक फिजिबिलिटी को हम कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस भी कहते हैं। अच्छा, अब इकोनॉमिक फिजिबिलिटी जो है
इसमें हमारे पास टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों तरह के बेनिफिट्स आ जाते हैं। टेंजिबल बेनिफिट्स वो होते हैं जो हम मनी की फॉर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, कि इस प्रोजेक्ट से आपको कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, कॉस्ट कितनी डिग्री कम है और बेनिफिट कितना ज़्यादा, आपको कितना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। और इनटेंजिबल जो बेनिफिट्स हैं वो मनी की फॉर्म में तो नहीं होते, लेकिन उनका आपके बिजनेस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होता है और वो टेंजिबल बेनिफिट्स को इंक्रीज करने में आपको हेल्प आउट करते हैं। तो वो इनटेंजिबल बेनिफिट्स कौन कौन से हैं वो ज़रा देख लेते हैं। बेटर मार्केट पोजीशन इन कंपैरिजन टू कंपटीशन, आप लोगों के जो बाकी कंपेटिटर्स हैं उनकी निस्बत कितनी आपकी मार्केट पोजीशन स्ट्रॉन्ग है। फाइन, ये आपका इनटेंजिबल बेनिफिट्स में आ जाएगा कि आपके सिस्टम का कितना अच्छा नाम है, कितने आप लोगों की मार्केट पोजीशन स्टेबल है, या आप एज कंपेयर टू कंपेटिटर्स कितना अच्छा काम कर रहे हो। इसके अलावा आप लोग अपने कस्टमर को कितनी इम्प्रूव्ड सर्विसेज दे रहे हो। अगेन वो है कि अगर आप फास्ट फूड से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट लेके आ रहे हो, या कोई क्लोथिंग से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट लेके आ रहे हो, कोई बैंक सर्विस लेके आ रहे हो, तो आप लोग जो है वो अपने कस्टमर को कौन सी इम्प्रूव्ड सर्विसेज दे रहे हो। कोई ऐप आप लोग बना रहे हैं, कोई कम्युनिकेशन ऐप, कोई सोशल ऐप, तो ऑलरेडी व्हाट्सएप, वाइबर, आईमो है, तो जो आप लेके आ रहे हो वो आपके कस्टमर को कौन सी इम्प्रूव्ड सर्विसेज दे रही है, और आपको आप ये कैसे इम्प्रूव्ड सर्विसेज दे सकते हैं अपने कस्टमर को। ड्यू टू करेक्ट इंफॉर्मेशन ऑन टाइम, एक तो करेक्ट इंफॉर्मेशन हो और दूसरा ऑन टाइम। टाइम गुजर जाने के बाद आपको इंफॉर्मेशन मिली, फ़ायदा क्या। कोई क्लोथिंग ब्रांड था, कोई स्पेशल डे आ रहा है, जैसे मोस्टली ब्रांड जो है वो वुमेंस डे की सेल लगा रहे होते हैं, आप लोगों की 14 अगस्त की सेल, न्यू ईयर से। आप लोगों को टाइम गुजरने के बाद पता चला कि हाँ ये काम भी करना है, हम अपने कस्टमर को ना ये भी एक चीज़ दे सकते। टाइम के बाद पता चला फ़ायदा नहीं है। टाइम तो करेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन टाइम। आप लोग ERP सिस्टम बना रहे थे स्कूल्स के लिए, पहले स्कूल्स में इतना कॉमन नहीं था ना, तो कोविड की वजह से ये जो ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम का सिनेरियो आया, तो आप लोगों ने कहा ERP सिस्टम बनाते हैं स्कूल्स के लिए, ताकि बच्चों का टाइम ज़ाया ना हो और वो घर में बैठ के ईजीली पढ़ सकें। और आप लोगों ने जो है अब एनुअल एग्ज़ाम्स का टाइम गुजर चुका और आपको ख्याल आया कि हाँ जी हम इसमें ना ऑनलाइन एग्ज़ाम्स का फीचर भी डाल सकते थे। तो करेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन टाइम ये भी मैटर करता है। और ये जो है सर्विसेज, जब आप कस्टमर को इम्प्रूव्ड सर्विसेज देते हो, बेटर सर्विसेज देते हो, अब कई दफ़ा वही चीज़ें एक ब्रांड कर रहा होता है, दूसरा ब्रांड नहीं कर रहा होता। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा एक एक्सपीरियंस हुआ एक मॉल पे जाने का, और मुझे रिकमेंड किया गया कि हाँ जी मेरे फादर ने कहा कि ये मेरे फ्रेंड का मॉल है, तो आप यहाँ पे जाओ रमज़ान की ग्रॉसरी वगैरह के लिए। तो एज़ आई हैव स्मॉल किड्स, तो मेरे पास मेरा जो सबसे छोटा बेटा था वो भी था, और आई वॉज वॉन्डरिंग इन द मॉल, कोई भी आपको गाइड नहीं कर रहा, क्योंकि रश भी काफ़ी थे रमज़ान की वजह से। और उनको मैं पूछ रही हूँ कि फ़लाँ चीज़, हाँ जी ऊपर चले जाएं, इधर चले जाएं, उधर चले जाएं, खुद देख लेना, सारा सामान सामने पड़ा हुआ है। हो सकता है एक कस्टमर आपको पूरे रमज़ान की उसने ग्रॉसरी करनी है, तो वो आपको ठीक ठाक बिजनेस दे रहा था, फाइन, क्योंकि 6 मंथ्स का बेबी कैरी करके आप इतनी चक्कर नहीं लगा सकते, ठीक है। 5-10 मिनट मैंने देखा और मैं वहाँ से निकल आई। दूसरे मॉल में जहाँ पे मैं जाती होती थी, मैं वहाँ पे जैसे ही गाड़ी रुकी और जो अंदर मॉल के अंदर मैनेजर था उसने अपना जो उनका जो हेल्पिंग स्टाफ था सेल्समैन से, उनमें से किसी को इशारा किया और उसने फटाफट आके ट्रॉली खुद निकाली और उसने मुझे कहा कि मैम आप मुझे अपनी लिस्ट दे दें। और मैंने उसे कहा कि मेरे पास लिस्ट नहीं है, तो उसने कहा कोई इशू नहीं है। मैनेजर आया, उसने कहा कोई इशू नहीं है, लिस्ट नहीं है, आप इसको बताते जाएं कि मुझे ये चाहिए और वो डालता जाएगा। वो मुझसे उस सर्विस का चार्ज नहीं कर रहे, बट वो क्या है,
वो इम्प्रूव्ड सर्विस है ना। मॉल्स तो बहुत ज़्यादा हैं, ऑलरेडी इस एरिया में काफ़ी मॉल्स हैं, लेकिन वो एक इम्प्रूव्ड सर्विस दे रहे हैं अपने कस्टमर को, और इससे क्या हो रहा है, रिजल्ट्स इन बेटर गुडविल रिजल्टिंग इन मोर बिजनेस। अब क्या हुआ कि मैं 10 और लोगों को बता रही होती हूँ कि नहीं उनके पास जाएं, क्योंकि आप अकेले भी हो, आपके साथ कोई नहीं भी है तो कोई इशू नहीं है, वो सब कुछ आपको करके गाड़ी में रख के आपको देंगे। अब वो उसका चार्ज तो नहीं कर रहे, लेकिन इनटेंजिबल बेनिफिट्स देखें। अब मैं उनका एक लॉयल कस्टमर हूँ ना, जब भी जाना हो, खुद ना भी जाना हो, किसी को भेजना भी हो तो नहीं वहीं से लेके आएंगे। तो ये चीज़ कई दफ़ा इनटेंजिबल बेनिफिट्स को हम लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इनटेंजिबल बेनिफिट्स जो हैं वो आपके टेंजिबल बेनिफिट्स को बूस्ट करने में हेल्प करते हैं। वो आपकी कंपनी के, ऑर्गेनाइजेशन के गुडविल को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। सो दैट वाज अबाउट इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है टेक्निकल फिजिबिलिटी। टेक्निकल फिजिबिलिटी हमें हेल्प आउट करती है कि किस लेवल की टेक्नोलॉजी, किस किस्म की टेक्नोलॉजी हमें चाहिए होगी हमारा सिस्टम बनाने के लिए। जो भी हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं या जो भी हम सिस्टम या प्रोजेक्ट या सॉफ्टवेयर बनाने का सोच रहे हैं, उसके लिए हमें किस तरह की टेक्नोलॉजी चाहिए होगी, किस तरह का सिस्टम चाहिए होगा। अब इस टेक्निकल फिजिबिलिटी में हमारे पास परफॉर्मेंस भी आ जाती है। जितने भी परफॉर्मेंस इश्यूज हैं, जितने भी परफॉर्मेंस कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, जो कि जितने भी हमारे पास परफॉर्मेंस और इश्यूज और कॉन्स्ट्रेंट्स हैं वो भी हम आ जाते हैं। फिर वहाँ से भी एक्सेप्टेबिलिटी अफेक्ट होती है कि ये सिस्टम एक्सेप्टेबल है या नहीं है। फॉर एग्जांपल, आप लोग एक सॉफ्टवेयर बना रहे हो, एक सिस्टम बना रहे हो, और उसकी वेरिफिकेशन और वैलिडेशन के लिए आपके पास उस तरह की मशीन्स नहीं है। उस सिस्टम के सॉफ्टवेयर के रिजल्ट्स को चेक करने के लिए कि जो आपने सिस्टम बनाया है, फाइन वो डीप लर्निंग की टेक्निक्स जो आपने लगाई हैं उनकी एवेल्युएशन के लिए, वैलिडेशन के लिए उस तरह का सिस्टम आपके पास अवेलेबल नहीं। आप लोगों का जो डाटा सेट है ना वो बहुत लार्ज है, उस डाटा सेट की वैलिडेशन के लिए, वेरिफिकेशन के लिए कि ये डाटा सेट वैलिडेट है या नहीं है, उसके लिए आप लोगों के पास उस तरह के सिस्टम्स नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है आपके पास, फाइन तो वो आपके लिए पॉसिबल नहीं है, फिजिबल नहीं है। नेक्स्ट इज लीगल फिजिबिलिटी। लीगल फिजिबिलिटी में लीगल इश्यूज, आपके कॉपीराइट वायलेशन, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। लीगल फिजिबिलिटी में जितने भी आपके लीगल इश्यूज हैं उस सिस्टम से रिलेटेड, उस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, वो आपके लीगल फिजिबिलिटी में आ जाते हैं। आपके जितने भी उस प्रोजेक्ट के लीगल कॉन्स्ट्रेंट्स हैं वो आप लीगल फिजिबिलिटी में डिस्कस करते हो, स्टडी करते हो कि हमारा ये प्रोजेक्ट लीगली फिजिबल है या नहीं है। अच्छा, लीगल फिजिबिलिटी में हमें दो चीज़ माइंड में रखनी पड़ती हैं। एक चीज़ तो ये कि लीगल फिजिबिलिटी हमें हर सिस्टम के लिए नहीं चाहिए होगी, हर प्रोजेक्ट के लिए लीगल फिजिबिलिटी कंडक्ट नहीं करनी है। और दूसरी चीज़ कि ये जब भी हम कंडक्ट करेंगे हमें एक्सपर्ट्स की, लीगल एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होगी, एनालिस्ट इसको कंडक्ट नहीं कर सकते। और लीगल फिजिबिलिटी बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो दो पार्टीज साइन करती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें लीगल एक्सपर्ट्स ही कर सकती हैं, एनालिस्ट लीगल फिजिबिलिटी कंडक्ट नहीं कर सकते। तो बच्चों ये था हमारा आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने फिजिबिलिटी एनालिसिस को स्टडी किया। हमने डिटेल में देखा कि फिजिबिलिटी एनालिसिस है क्या, हम क्यों करते हैं, पर्पस ऑफ फिजिबिलिटी एनालिसिस हमने डिटेल में डिस्कस किया कि हमें फिजिबिलिटी एनालिसिस की ज़रूरत क्यों पड़ती है, वो सारी चीज़ें हमने देखी। उसके बाद हम लोगों ने फिजिबिलिटी एनालिसिस की टाइप्स देखी कि हम लोगों के पास कौन कौन से टाइप्स की हमारे पास फिजिबिलिटी स्टडी होती है, टेक्निकल है, लीगल है, इकोनॉमिक है, और हर एक को डिटेल में डिस्कस किया कि ये तीनों तरह की जो फिजिबिलिटी स्टडीज़ हैं ये कब करते हैं, क्यों करते हैं, और इसका क्या बेनिफिट है। आज के लेक्चर में कोई भी ऐसी चीज़ हो जो आपको समझ ना आई हो तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं। हम लोग एक ऑनलाइन सेशन अरेंज कर लेंगे और जो भी आपकी एम्बिग्विटीज़ होंगी, क्वेश्चंस होंगे, आप लोग उसमें मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर कर दूँगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।